अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसान शाकिर और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं आधा घंटा पूरी बात एहसान शाकिर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में हमेशा आपके लिए जो है वो जेहलम से अच्छी शख्सियात लेके आते हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में जो शख्सियत हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। रेडियो आवाज़ FM 95 जेहलम की खूबसूरत आवाज़, हम आज आपको उनकी तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आप जो उस्मान खान। आप तकरीबन 9 साल से जो है वो आवाज़ रेडियो FM 95 जेहलम से जो है वो रात का गज़ल टाइम शो कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बातें पूछेंगे, इनके दिल की बातें पूछेंगे और बहुत सी ऐसी बातें जो आप काफ़ी अर्से से जानना चाहते थे। जी उस्मान भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है एहसान शाकिर, बेहद शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और मुझे ये शर्फ बख्शा कि आपके साथ बैठ के मुलाकात करें। वैसे तो हम बातें शातें तो हमारी चलती रहती हैं, लेकिन आज एक नई चीज़ है। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आगाज़ कीजिए। जी, तो पहले आपसे यही शुरू करते हैं कि आप हमें ये बताइएगा कि आप पैदा कहाँ पे हुए और आपका बचपन जो है वो किन गलियों में गुजरा और किस तरह गुजरा। कुछ शरारत अगर याद हो वो बता दीजिएगा। ज़रूर जी, मैं जेहलम से ही मैं पैदा हुआ, जेहलम में ही, और पैदाइश चूँकि जेहलम से थी, लेकिन तकरीबन कोई लगभग 3-4 साल का था जब यहाँ से छोड़ के अपने आबाई गांव चले गए गुजरांवाला में। बाकी बचपन आलमोस्ट मेरा वहीं पर गुजरा और काफ़ी चूँकि वहाँ पे सारे दादके थे तो वो कज़न वगैरह, फिर हम एज थे सारे, तो बस उनके साथ अच्छे मोमेंट्स गुजरे, अच्छे वक्त गुजरा उनके साथ। कोई लगभग मेरा ख्याल है मैं 8 क्लास तक मैंने तालीम जो है अब कंप्लीट की। उसके बाद फिर हम लोग जेहलम में दोबारा शिफ्ट हो गए, तो बस फिर तब से अब तक जेहलम में। तो ये अच्छा बोलने का शौक़ जो है कहाँ से हुआ? क्या स्कूल में कोई तकारीर करते रहे या कोई उस्ताद आपकी सिर्फ लेके आया? नहीं, तकारीर तो मैं नहीं करता रहा, ना ही मुझे कोई उस्ताद लेकर आए। हाँ, बस आप जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचुरली आपके अंदर होती हैं, कुदरत की तरफ से आप में कुछ सलाहियत रखी जाती हैं। तो बस शायद ये बोलने की जो सलाहियत थी ये कुदरती तौर पे थी, लेकिन इसका जो बाकायदा मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा बोल सकता हूँ, ये तकरीबन 10th क्लास में था मैं उस वक्त, जब से मेरे एक टीचर ने, चूँकि आपको पता है कि उर्दू की क्लास होती थी तो वहाँ पे वो खड़ा किया जाता था, खड़ा करके जी चलो जी सुनाओ। तो वो जब वहाँ पर पढ़ना बोलना तो वो टीचर को लगा कि यार अच्छा बोलता है। फिर वहाँ से आगाज़ हुआ, उन्होंने कहा कि आप तकारीर में हिस्सा लें, और चूँकि मैं शायरी बहुत अच्छे से पढ़ता था शुरू से ही, तो बस वो टीचर ने बताया कि आप अच्छा कर सकते हो, आप अच्छा बोल सकते हो, तो आप इसी को कंटिन्यू करें। तो बस तकरीबन मैट्रिक से ही स्टार्ट किया। कोई आइडियल शख्सियत होती है इंसान के सामने जिनको इंसान बोलता देखता है, जी चाहता है कि मैं इन जैसा बनूं। तो आप बचपन में ऐसी कुछ शख्सियत थी जिनको आप देखते थे कि मैं कल इन जैसा बनूंगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में मुझे मैट्रिक लेवल तक तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, ना आइडियल के हवाले से कुछ इल्म था और ना ही कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ। और शायरी शुरू से पसंद थी, लेकिन सिर्फ पढ़ने की हद तक पसंद करता था। और चूँकि उस दौर में कोई इतना सोशल मीडिया का दौर भी नहीं होता था, तो कुछ ख़ास नहीं था इस चीज़ का। फिर जैसे जैसे खुद पढ़ना शुरू किया तो आइडियल आज तक मेरे कोई नहीं बन सके, और ये मेरे लिए बड़ी एक शर्म की बात कह सकते हैं आप शायद, कि आज तक मेरे आइडियल इस हवाले से, इस चीज़ से रिलेटेड, शायरी से रिलेटेड, पढ़ने बोलने से रिलेटेड कोई भी नहीं बन सके। लेकिन फिर भी होता है ना कि हम किसी को मुतासिर हुए हों किसी ऐसी शख्सियत से जो आवाज़ की दुनिया का कोई बेताज बादशाह हो, कोई शहजादी हो, कोई ऐसी आवाज़ की दुनिया में कई बड़े नाम बने हमारे रेडियो टेलीविज़न के, तो कोई ऐसा शख्सियत जिससे आपने देखा हो तो मुतासिर हुए? असल में एहसान साहब बात ये है कि टीवी तो कभी देखा ही नहीं, अगर देखा भी तो वो बस सडनली कहीं गुजरते नज़र पड़ गई। वो जो बंदा कहता है कि यार स्टिल देखना बैठ के, किसी ड्रामे का शौक़ हो, किसी फिल्म का शौक़ हो, तो वो शुरू से रहा ही नहीं मुझे इन चीज़ों का शौक़। हाँ, बस इतना है कि शायरी जब ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, शायरी में पढ़ने का ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, तो फिर डेफिनेटली जब आप पढ़ने का तरफ जाते हैं तो वो सुनने की तरफ भी आप आते हैं, तो कोई ना कोई आपका आइडियल ऐसा बनता है। लेकिन मैंने जितने शायरों को सुना, जिनके मुशायरे मैंने सुने, जॉन एलिया सबसे पहले रहे उसमें, जो कि आलमोस्ट इस दौर के यंगस्टर्स को सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं जॉन एलिया साहब। और उनके बाद बाकी कुछ शायर हजरात थे, ताबिश साहब, उसके बाद फिर आपने ये शाहजी थे, मतलब 3-4 ऐसे शायर थे जिनको सुनने का इत्तफाक हुआ और उनके बाद वो अच्छे लगे। फिर आज के दौर के हवाले से तहजीब हाफिज़ साहब हैं, अली ज़रिउन साहब हैं, इनको काफ़ी सुना, इनके मुशायरे काफ़ी सुने, तो बस वो मिक्सअप चलता रहा काम साथ साथ। सही हो गया।
तो अभी जो रेडियो की दुनिया से जब आप वाबस्ता हुए तो किस तरीके से किस एज में किस उम्र में आप आए, क्योंकि लोग ये भी जानते हैं आपकी एज भी जो है ना वो भी काफ़ी एक तो किस एज में आप इस फील्ड में आए और कोई दिलचस्प वाक़या आपको लेके आया किस बिल्कुल, ये तकरीबन 2012 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया। और इससे पहले वल्लाह मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने इससे पहले कभी रेडियो नहीं सुना था। और मुझे बस इतना पता था कि रेडियो होता है, लेकिन रेडियो को यूज़ करते हैं, उसको सुनते हैं, इस तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दे सके। हाँ, चूँकि पढ़ने का अंदाज़ अच्छा था, बोलने का अंदाज़ शुरू से अच्छा था, तो बस कुछ दोस्त थे, सेकेंड ईयर में था उस वक्त, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो उस वक्त कुछ दोस्त थे मेरे जो मुझे फोर्स करते थे कि आप रेडियो ज्वाइन करो, क्योंकि वो 2012 में रेडियो भी काफ़ी अरूज पे था, तो सोशल मीडिया का दौर चूँकि कम था तो रेडियो का काफ़ी अरूज था। तो उस वक्त दोस्तों ने बस मशवरा दिया कि आप रेडियो क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो बस उन दोस्तों के कहने पे रेडियो की तरफ बढ़े। 2012 में मैंने ज्वाइन किया था रेडियो, और फिर वहीं से बस। और इवन देन मज़े की बात ये कि मैं पहली बार रेडियो पे इंटरव्यू देने पर रिजेक्ट हो चुका था। ठीक है, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, वो इस बेस पर कि मुझे बोलना नहीं आता था। एक शौक तो था बोलने का, लेकिन क्या बोलना है ये मुझे नहीं पता था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया रेडियो पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे गेट से एंटर नहीं होने दिया गया। जब मैंने ये बताया कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो मुझे गेट से एंटर नहीं होने दिया गया कि ठीक है आप सीवी दें और जाएं। शायद वो कम उम्री थी, एज कम थी, तो उन्हें लगा कि शायद इतना सीरियस नहीं है इस चीज़ पे। फिर सेकंड टाइम जब इंटरव्यू के लिए सिफारिश डाल के अंदर तक दाखिल हुए, अंदर गए, तो जब उन्होंने कहा मुझे कि कुछ, हमारे जो स्टेशन मैनेजर थे उन्होंने हमसे कहा कि कुछ बोल के सुनाए, वहाँ पे मैं बैठ के, अब मुझे कभी सुना हो तो मुझे पता हो कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने बस इतना कहा कि सर आप मुझे बता दें क्या बोलना है, मैं वो बोल देता हूँ। मुझे बोलना आता है, लेकिन क्या बोले वो मुझे नहीं पता। तो बस फिर उन्होंने कहा बेटा पहले जाएं, रेडियो सुने, सीखें, देन हमारे पास आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन रेडियो सुना, तो उसके बाद स्टार्ट ले लिया। FM 95 पे जो गज़ल के टाइम जो मेलोडी नाइट जो लोग करते रहे हैं, उनमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। आरजे आसम होते थे, आरजे लईक होते थे। तो आपने किन से यानी कि सीखा और ये फ़न सीखा, क्योंकि ये भी पूरी दुनिया है, तो किससे सीखा आपने, किसकी आपने सीख के आपने इस मैदान में कदम रखा आपने? जब मैं रेडियो पे आया और जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की रेडियो की, तो मेरी जो ख्वाहिश थी वो चूँकि गज़ल प्रोग्राम के हवाले से थी, लेकिन मेरी वो एज नहीं थी कि मुझे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोग्राम दिया जाता। तो मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट ली, तो मोहम्मद आसिम साहब एक नामवर शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो उनका लहजा, उनका अंदाज़ मुझे भा गया था। जब मैंने उन्हें पहली दफ़ा सुना, तो जब मुझे कहा गया कि पहले आप रेडियो सुने फिर आप आएँ, तो मैंने जब पहली दफ़ा सुना तो मोहम्मद आसिम साहब को मैंने सुना, और मुझे लगा यार बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा लबो लहजा है इनका। तो बस उन्हीं से इंस्पायर हुए, और जब वहाँ पे रेडियो पे ज्वाइन किया तो उन्होंने ही मुझे मना कर दिया कि आप गज़ल प्रोग्राम मत कीजिए। एक तो आपकी एज नहीं है अभी प्रोग्राम करने की, और सेकंड ये कि बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोग्राम होता है, तो आप नहीं कीजिए। तो मैंने कहा सर मेरा शौक है, मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप और काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, आप किसी और प्रोग्राम में कर लें। और मैं वाहिद बंदा था रेडियो की फील्ड में कि जिसने आलमोस्ट 1 महीने में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, और 1 महीने में मैंने 5 प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग की जो कि मुख्तलिफ नौइयत के थे। तो लेकिन वो ही एज यूजुअल वो घूम फिर के उसी जगह पे कि करना है तो गज़ल प्रोग्राम करना है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उसी से जाएंगे। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आधा घंटा पूरी बात एहसान शाकिर के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं आदि उस्मान खान। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और लौट के आएंगे इस ब्रेक के फौरन बाद। सब कहते हैं पर हमने करके दिखाया। हमारे बच्चे बच्चे ने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाया। छोटे छोटे कदम लेके सबसे बड़ा बन के दिखाया। खुश आमदेद नाज़रीन, हम लौट के आए हैं एक बार फिर आपके प्रोग्राम आधा घंटा पूरी बात एहसान शाकिर के साथ। उस्मान भाई, हम आपसे अगला सवाल ये करेंगे कि एक दौर होता था जब लोग रेडियो सुना करते थे, सोशल मीडिया के दीगर ज़राए मौजूद नहीं थे, मोबाइल मौजूद नहीं था। तो आज तो ये सारे ज़राए आ चुके हैं, मोबाइल आ चुका, मोबाइल पे टिकटॉक आ चुका, तो हर कोई जो है वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कुछ देखना चाह रहा है। तो रेडियो को जितना कल लोग सुना करते थे, क्या आज भी उतने सुन रहे हैं, या उसकी इतनी जो मशहूरी आज भी है, लोग सुनते हैं, लिसनर्स आज मौजूद हैं? इसमें एहसान शाकिर बात इस तरह है कि जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था तो उस वक्त तो डेफिनेटली रेडियो अरूज पे था, एक नाम था रेडियो का, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर बहुत कम था उस वक्त। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो हैं ये उस वक्त बहुत कम थी, और मोस्टली लोगों के पास सिंपल मोबाइल हुआ करते थे, एंड्रॉयड मोबाइल बहुत कम लोगों के पास होते थे। तो लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जो था वो रेडियो की तरफ होता था।
लेकिन जैसे जैसे दौर तरक्की करता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए, तो वैसे वैसे एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई। तो वो रेडियो का दौर जो उस वक्त था, आज की निस्बत वो चीज़ नहीं है। उस वक्त अच्छा था, कम हुआ है, मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, और आप यूँ समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 50% पे आ चुके हैं। ठीक है। तो ये भी अक्सर इतराज़ किया जाता है कि जब से एफएम रेडियोज़ आए हैं, तो वो जो रेडियो पाकिस्तान का जो एक मयार हुआ करता था, वो कैबलरी का, तलफ़ुज़ का जो हुआ करता था, तो एफएम रेडियोज़ ने आके वो थोड़ा सा कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, या फिर हम अब कुछ दोबारा से रिवाइवल हो रहा है कोई इस तरह का? आपके ज़हन में क्या, इस बारे में क्या कहेंगे आप? असल में इस तरह था कि रेडियो पाकिस्तान चूँकि एक जो प्लेटफॉर्म था, उस पर फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि सबसे पहले आपकी एजुकेशन मैटर करती थी, सेकंड पे आपके तलफ़ुज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, बाकी जो भी मामलात उनके होते थे। अब जो प्राइवेट चैनल्स बन चुके हैं रेडियो के, इनमें इन चीज़ों पर तवज्जो दी नहीं जाती। आपको असल में हमारे जो सामाईन होते हैं, इनको ये चीज़ होती है कि अगर एक बंदा रेडियो पे बैठा प्रोग्राम कर रहा है, तो पता नहीं वो कैसी शख्सियत है, पता नहीं कितना नॉलेज है उसके पास, कितना इल्म है उसके पास, और उसकी शख्सियत कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये वो चूँकि एक हिडन चीज़ है ना, आपकी सिर्फ आवाज़ आगे जा रही है। तो उस वक्त जब रेडियो पाकिस्तान में लोग जाया करते थे, तो उनके पास ये सारा मवाद होता था, एजुकेशन होती थी, नॉलेज होता था हर चीज़ का। देन उनकी ट्रेनिंग्स इतनी लंबी होती थी कि उन्हें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। अब के जो प्राइवेट चैनल्स हैं, इनमें मसला ये है कि आपके पास सिर्फ एजुकेशन है, दैट्स इट, आप आ जाइए रेडियो पे, ठीक है, रेडियो ज्वाइन कीजिए, 1-2 महीना ट्रेनिंग कीजिए, जब उन्हें लगा कि हाँ आप अच्छा बोल सकते हैं, दैट्स इट, आपको उठा के बिठा दिया और आप प्रोग्राम्स करना शुरू हो गए। अब ये फ़र्क आ चुका है। तो कितना अर्सा हो गया आपने एफएम रेडियो पे काम करते हुए, और ये भी बताइएगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या लोग, फैंस आपको पहचान लेते हैं, या फैंस का कोई जब वो मिलते हैं आपको तो किस तरह का उनका बिहेवियर होता है, कैसे वो? ये तकरीबन मुझे 9 साल आलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं, 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 9वां साल लग चुका है। और इसमें ये था कि मुझे आज भी याद है कि 2012 में जब मैंने ज्वाइन किया, तो उस वक्त फ़ेसबुक इतनी ज़्यादा इन नहीं थी, इतना ज़्यादा लोग फेसबुक पे तवज्जो नहीं देते थे। और हमें चूँकि हम आरजेस का ये होता है कि हमें लोग देखना चाहते हैं, बाकी तो टीवी पर लोग तो बाकियों को देखते रहते हैं। असल में मीडिया की 3 फील्ड्स होती हैं एहसान। सबसे पहली होती है रेडियो, ठीक है, जिसे हम आरजे कहते हैं, ठीक है, आरजे, डीजे, देन वीजे, ये 3 स्टेप होते हैं मीडिया के। सबसे पहले रेडियो आता है, फिर आप सिंगिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, देन आप टीवी की तरफ चले जाते हैं। ये 3 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ये ज़रा हिडन होता है, ठीक है, मुश्किल भी होता है और हिडन भी होता है, कि इसमें सिर्फ आपकी आवाज़ जा रही है, आपकी तस्वीर नहीं है चूँकि। तो लोगों को बड़ा क्रेज़ होता है इस चीज़ का कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ये कैसा है, ये देखने में कैसा लगता है। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैंने 2012 में रेडियो ज्वाइन किया, तो फेसबुक पे अब 2 ही ज़रिए रेडियो पे आपके इन होने के, एक तो आप मैसेजेस कॉल्स के थ्रू आते हैं, और सेकंड जो है आप ये फेसबुक पे कमेंट्स वगैरह जो होते हैं इनसे। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने 2 साल तक फेसबुक पे अपनी पिक्चर नहीं लगाई थी, जो प्रोफाइल पिक्चर होती है मैंने नहीं लगाई थी, और सिर्फ मेरी आवाज़ थी। और चूँकि रेडियो का क्रेज़ हुआ, लोग जब मैसेजेस करते थे, कॉल्स करते थे, तो मिलने की डिमांड्स करते थे, देखने की डिमांड करते थे। तो मेरे पास बाइक होती थी, तो मैंने अपनी बाइक के पीछे एफएम का लोगो लगाया और साथ में आरजे उस्मान खान लिख दिया। इतना क्रेज़ था। और उस वक्त ये भी होता था कि मैं सोचता था यार मुझे शर्ट मिले जिसके पीछे आरजे उस्मान खान लिखा हो, ताकि मैं अपनी पहचान करवा सकूं। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते, अच्छा ये आरजे उस्मान खान जा रहे हैं, तो मैंने अपने पीछे बाइक के पीछे नाम लिख दिया। और चूंकि मेरी एज नहीं थी कि लोग इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये जो आवाज़ हमें सुनाई देती है गज़ल प्रोग्राम में, चूंकि आवाज़ थोड़ी सी भारी होती थी, लहजा थोड़ा इस तरह का होता था, तो वो सुनने वाले के माइंड में जो वो होता था, एक स्केच जो बनता था, वो ये होता था कि यार कोई बड़ा लंबा चौड़ा बंदा होगा या कोई सही सा इंसान होगा, तो जिस तरह का उसका लहजा है और बात करने का अंदाज़ है। तो वो मैंने जब बाइक के पीछे नाम लिखवाया, तो अक्सर लोग मुझे रोक के पूछते थे कि ये आरजे उस्मान खान आप हैं? तो मैं उनसे कहा करता था नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, ये मैं नहीं हूँ। सही है जी। उस्मान खान ने तो बड़े कसम नफ्सी से काम लिया है और खुश शक्ल भी है माशाल्लाह, लेकिन हम जानते हैं कि कितना क्रेज़ है इनकी आवाज़ का। और जब हम दोस्तों से मिलते हैं, जब हम शायरों के बीच बैठते हैं, तो इनकी जो आवाज़ है उस पर डिस्कशन होती है। तो आपकी आवाज़ के बारे में ख़ास कमेंट दिया करते थे यहाँ के स्टेशन मैनेजर साहब भी और दीगर लोग भी आपके बारे में, जब आप नए जब आए थे। अभी तो माशाल्लाह आप बिल्कुल जो है वो इतना कंट्रोल हो चुके हैं। जी। तो वो कहिएगा कि आपकी आवाज़ को तो लोग वाकई समझ बड़ा पसंद करते हैं, और आप आवाज़ की दुनिया के, मैं तो कहूँगा, बेताज बादशाह हैं।
तो उस बारे में जो कमेंट दिया करते थे आपके बारे में कि खास एक आपके जब प्रोग्राम करते हैं खास प्रोग्राम के कमेंट्स होता है, वो कमेंट बताइए लाजमी हमें। बिल्कुल, मैं ज़रूर बता दूँ जी। जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो मेरी जो आवाज़ थी वो तो नॉर्मली आवाज़ में अक्सर लोगों को कहा करता हूँ कि हमारे जो सुनने वाले होते हैं उनको लगता है कि रेडियो को ज्वाइन करने के लिए, रेडियो में आने के लिए आवाज़ का होना, अच्छा आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है उनकी। रेडियो में आने के लिए आपकी आवाज़ मैटर नहीं करती, आपका अंदाज़ मैटर करता है और आपका नॉलेज मैटर करता है, आपकी जो एजुकेशन है वो चीज़ मैटर करती है, आपकी आवाज़ मैटर नहीं करती। आवाज़ एहसान शाकिर साहब आप जानते हैं कि सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। मैं अक्सर अपने कुछ फैंस हैं मेरे, तो वो जब कहते हैं कि हमने भी रेडियो ज्वाइन करना है तो मैं उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी है या मेरे फ़लाँ दोस्त है उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है तो रेडियो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ, थोड़ी अजीब सी है लेकिन, कि अगर एक बाहर एक गधा बोल रहा है ना तो हम लोग उसके पास से गुजरेंगे तो हमें इरिटेशन होगी कि यार गधा बोल रहा है, लेकिन उसी गधे को जब हम रेडियो पे लाके बिठा देंगे, माइक के थ्रू उसकी आवाज़ जाएगी, लोग कहेंगे यार वाह क्या आवाज़ है, क्या गधा है। तो यही चीज़ है कि आवाज़ मैटर नहीं करती रेडियो की फील्ड में, आपका अंदाज़ होता है जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है लोगों पे। तो अगर आपके बोलने की सलाहियत अच्छी है, अगर आपका अंदाज़ अच्छा है तो वही लोगों के दिलों में बैठेगी आपकी चीज़। तो मेरे जो दोस्त तो खैर नहीं, लेकिन स्टेशन मैनेजर थे, तो अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, वो एक मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे, तो मीटिंग में बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा आरजे भी है, जब वो प्रोग्राम कर रहे होते तो पता लगता है कि सामने उसने कोई लाश रखी हुई है तो इतना वो रोतलू किस्म का प्रोग्राम करता है। हर किसी का अपना चूंकि अंदाज होता है और शायद यही मेरा वो अंदाज था जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि हर बंदा जो है उसका अपना अंदाज होता है और मेरा जिस तरह का अंदाज था वो एक बिल्कुल ही वो सेंटिमेंटल टाइप का होता था। तो वो सुनने वाला, जिस गरीब को किसी की कोई याद नहीं भी आनी ना, वो भी खींच के मेरी आवाज़ के थ्रू उसको उसकी भी याद आ जाती थी। तो वो लोग कहते थे कि यार रुलाता है। और मेरे बहुत से फैंस को मुझसे ये शिकायत होती थी कि जब आपका प्रोग्राम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो किसी न किसी की याद से हमें रोना आ जाता है या हमें आपका प्रोग्राम सुनते सुनते नींद आ जाती है। लेकिन बस वो अल्लाह ताला की तरफ से था, तो यही चीज़, यही अंदाज़ जो है वो मेरी पहचान बनी, बस यही था। आप प्रोग्राम करते हैं, उसमें लाइव कॉल्स भी लेते हैं, मैसेजेस भी लेते हैं, तो हमारे सामाइन भी अक्सर आप देखते हैं कि किस तरह के होते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि या किसी को कॉलर ने किसी को अपने आप को तंग किया हो, किसी मैसेज में आपको तंग किया हो, कई दिलचस्प वाक़यात तो होते होंगे, तो कैसे सामाइन हैं और हमारे, और आपको किस तरीके से कॉल्स वगैरह में कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? हमारे जो सामीन होते हैं, जो ख़ास तौर पे गज़ल प्रोग्राम के सामीन होते हैं, ये बड़े लिमिटेड से हमारे सामीन होते हैं और इनमें बहुत बाज़ौक़ होते हैं, क्योंकि जिसने भी शायरी का प्रोग्राम सुनना है उसका बाज़ौक़ होना बहुत ज़रूरी है, उनको शायरी की समझ आना बहुत ज़रूरी है। हमारे यंगस्टर्स जो मोस्टली आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट 90% के तो दिल टूटे हुए हैं, वो किसी न किसी के धोखे में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं से दिल तोड़वा के बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को शायरी से ज़्यादा लगाव होता है, वो ज़्यादा सुनना चाहते हैं और हमेशा से जो रिक्वेस्ट आती है वो किसी न किसी दुखी गाने की आती है। और मैं अक्सर औकात कहता हूँ यार कोई सुखी गाने की फरमाइश भी कर दिया करो कि जब भी सुनो दिल टूटे हुए किसी न किसी गाने की फरमाइश और गज़ल की फरमाइश आती है। तो हमारे जो अब के सामाइन हैं बहुत बाज़ौक़ हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो जिनको शायरी की समझ है वो बहुत बाज़ौक़ हैं। हाँ, कुछ बीच में होते हैं तंग करने वाले मुस्टंडे भी होते हैं जो अक्सर औकात ये चीज़ कर जाते हैं कि अगर प्रोग्राम शायरी का चल रहा है, जानते हैं शायरी का प्रोग्राम है, उसमें किसी न किसी ऐसे गाने की फरमाइश कर देंगे जो उसके मयार के मुताबिक नहीं होगा, और अगर वो नहीं लगाया जाएगा तो उनकी शिकायत बन जाएगी कि यार मैंने पहली दफ़ा प्रोग्राम में मैसेज किया, पहली दफ़ा कॉल किया, आपने नहीं लगाया, तो फिर उनको समझाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो फिर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। यूसुफ़ भाई, आप इतना अरसा जो है वो शायरी के बीच रह रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं आप, यहाँ से शायरी यानी कि गीत सुनते हैं आप, तो शायरी जो है वो करने का भी शौक़ हुआ होगा, ज़ाहिर बात है, शायरी करते भी हैं आप? जी बिल्कुल, मैं 2014 से मैंने शायरी का आगाज़ किया था, ख़ुद लिखना। उससे पहले सिर्फ सुनने की हद तक और पढ़ने की हद तक था, लेकिन 2014 से मैंने जो है वो स्टार्ट किया लिखना। उसमें सबसे पहले मैं स्टोरीज़ लिखना शुरू हुआ, छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखना शुरू की, और उसके बाद फिर जब आगे बढ़े फिर सिंगिंग की तरफ आ गए। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 फील्ड्स होती हैं, 3 स्टेप होते हैं मीडिया के। तो जब लिखना शुरू किया तो उसके बाद सबसे पहले मैंने स्टोरीज़ लिखना शुरू की, फिर मैं सिंगिंग की तरफ चला गया, फिर मैंने सॉन्ग्स लिखना शुरू कर दिए, और जब गाने लिख लिख के मैं थक गया तो फिर एक मैंने अपना गाना रिलीज़ भी किया, उसको अपनी आवाज़ में सिंग किया, लेकिन अंदाज़ा हुआ कि गलती कर दी है आवाज़ अच्छी हो सकती है लेकिन रेडियो की फील्ड की हद तक, सिंगिंग की हद तक नहीं है।
लेकिन चूंकि वो तजर्बा करना था सो वो कर दिया। उसके बाद फिर मैं शायरी, मकायदा, गज़ल और नज़म की तरफ आया। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो नज़में रही, लेकिन गलती से जब भी मैं नज़म लिखने बैठता हूँ तो मुझसे गज़ल लिखने हो जाती है। हालांकि आप जानते होंगे इस चीज़ में कि गज़ल लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत नज़म के, लेकिन मैं जब भी नज़म लिखने बैठता हूँ तो मैं गज़ल लिख देता हूँ। तो बस तकरीबन 2014 से इसका आगाज़ हुआ। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आधा घंटा पूरी बात एहसान शाकिर के साथ, और यहाँ पे हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं ब्रेक के बाद और पूछेंगे उस्मान खान से कि इनसे शायरी भी सुनेंगे और कुछ जो है दिल की बातें मज़ीद पूछेंगे। हवाओं में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। I love the educated, I love the educated, I love the educated। लौट के आए हैं आपके प्रोग्राम आधा घंटा पूरी बात एहसान शाकिर के साथ। हमारे साथ मौजूद है आरजे उस्मान खान। जी उस्मान खान, आपसे हम पूछेंगे कि आप एक आरजे भी हैं, आप एक जो हैं वो शायर भी हैं, और शायरी और मोहब्बत का बड़ा पुराना जो है वो रिश्ता है। तो क्या समझते हैं कि मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है, और मोहब्बत हो तो बंदा शायर बनता है या शायर हो तो? असल में इस तरह है एहसान कि आप ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, और हर बंदे का यही एक होता है, यही बात सब कहते हैं कि मोहब्बत, शायरी करने के लिए मोहब्बत में चोट खाना ज़रूरी है हर इंसान के। हम आजकल के यंगस्टर्स जो हैं ये यही बात समझते हैं कि अगर आपने शायरी लिख रहे हैं ना या आप शायरी करें तो लाजमी इसका दिल टूटा होगा, ठीक है, इसने मोहब्बत में धोखा खाया होगा, इसीलिए ये शायरी की तरफ आया। जबकि हकीकत में इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। शायरी लिखने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं ना कि ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। तो हम लोगों को लगता है कि मोहब्बत में दिल टूटेगा तो इंसान शायरी की तरफ जाएगा। हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये हमारी नोयत होती है कि हम शायरी किस बेस पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर इंसान मुकम्मल दिल टूटी हुई शायरी लिख रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई इसका दिल टूटा होगा, इसीलिए ये हर बार हर गज़ल हर नज़म में दिल टूटी हुई बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी मेरी गज़लें और नज़में हैं जो अब मेरी एक बड़ी मशहूर नज़म है इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी का सफ़र, ठीक है। उस सफ़र में, उस पूरी नज़म में, वो कम से कम 4 सफ़ों पे मुश्तमिल नज़म है, और उस नज़म में कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र है नहीं कि दिल टूट जाएगा, दुख होगा, फ़लाँ छोड़ के चला गया, फ़लाँ साथ रह गया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वो मुकम्मल तौर पे दिल टूटने के बाद एक इंसान कैसे इश्क़ हकीकी की तरफ लौट जाता है वो है। कुछ मज़ीद ऐसी मेरी नज़में जो बहुत अच्छी हैं, कुछ मेरी फ़नी नज़में हैं, कुछ ऐसी गज़लें हैं जिनमें दिल टूटे हुए का अंदाज़ा होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला की ख़ास एक नेमत है। हमने उसको खुद बिगाड़ के अगर किसी और तरफ ले गए हैं तो ये हमारा अपना ज़हनी फतूर है, जबकि हकीकत में मोहब्बत बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आप करके तो देखिए। हमें लगता है, हम लोग ये सोचते हैं कि मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत कहीं भी कभी भी किसी से भी हो सकती है। इट्स ट्रू, मोहब्बत कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकती है, बात समझ में आती है। लेकिन मोहब्बत में दिल टूटता क्यों है? सबसे अहम सवाल ये होता है कि भाई मोहब्बत की और मोहब्बत में दिल टूटा क्यों? मोहब्बत में दिल कभी भी नहीं टूटता। मोहब्बत में मोहब्बत करने वाले से लगाई गई उम्मीदें टूटती हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये हमारी केयर करेगा, हमारी फ़िक्र करे, हमारी बात माने, हम जहाँ कहें वहाँ जाए, ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे, ये वो ऐसा वैसा, ये वो उम्मीदें हैं जो हम समझते हैं कि अगला, अब उसने हमसे मोहब्बत कर ली है तो वो पाबंद हो चुके हैं इस चीज़ का, ठीक है, उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। हकीकत में ऐसा नहीं है। मोहब्बत तो आज़ादी देती है। मोहब्बत तो आपको अंदर का जहनी, दिली, जिस्मानी, रूहानी सुकून देती है। आप हवाओं में उड़ने लगते हैं जब आपको मोहब्बत हो जाती है किसी से। लेकिन जब उसमें ज़रा सी आपकी एक्सपेक्टेशन से बंदा हटता है, आपकी केयर में थोड़ी सी कमी आती है, आपकी मोहब्बत में थोड़ी सी कमी आती है, वक्त में कमी आती है, तो इंसान क्या करता है जी, मोहब्बत ये है, मोहब्बत वो है, मोहब्बत कर। एक वक्त था मुझे शायद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक वक्त था कि मैं जब लिखता था तो मेरा भी दिल टूटा मोहब्बत में, मुझे भी दुख हुआ इस चीज़ का। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में दिल नहीं टूटता। मोहब्बत में आपकी वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं जिनको आप मोहब्बत में दिल टूटने का नाम दे देते। तो मेरा जब दिल टूटा तो मैंने कह दिया जी मोहब्बत एक कुत्ते का बट्टा है। अब मेरे उस वक्त के अल्फाज थे, तो आज भी कई लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं। मैं कहता था जी मोहब्बत कुत्ते का बट्टा है,
पट्टा बांध के जंजीर खोल दी जाती है कि कहीं भी रहो, कहीं भी घूमो, पट्टा गले में, रस्सी खुली हुई है, लेकिन लौट के वहीं पर आना है। फिर मुझे बाद में जब एहसास हुआ कि नहीं, मेरी वजह से बहुत से लोगों के जहनों में ये चीज़ बैठ जाएगी और उनकी बनी बनाई मोहब्बत बिगड़ जाएगी, ठीक है, और वो जो मोहब्बत में दिल तोड़वा बैठे हैं वो मोहब्बत से नफरत करने लगेंगे। सो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है, कभी भी किसी पर भी अता हो सकती है, ठीक है। अब आप अगर मोहब्बत करते हैं तो आपको ये मेरा पैगाम है छोटा सा कि मोहब्बत में एक्सपेक्टेशंस को कम कर लीजिए, अपनी उम्मीदें कम कर लीजिए, मुकम्मल आज़ादी दीजिए। लड़कियों की तरफ से ख़ास तौर पे जो हमारे सामीन और हमारे जो देखने वाले हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ही, एक छोटा सा पैगाम है आपके लिए, ठीक है, अगर हम किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, तो हम उस पर बेजा पाबंदियाँ लगा देते हैं। तुमने यहाँ पर नहीं जाना, तुमने बाजार नहीं जाना, तुमने अपने फलां कज़न से बात नहीं करनी, तुमने फलां जगह पर नहीं जाना, नकाब करके जाना है, ये करके जाना है, वो करके जाना है। इन चीज़ों से होता क्या है कि वो एक घुटन ज़्यादा माहौल बन जाता है, वो घुट जाते हैं, और जब वो तंग आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं आपकी इन चीज़ों से, तो वो भाग जाते हैं। फिर जब वो भाग जाते हैं तो आप कहते हैं जी धोखा दे दिया, फ्रॉड कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, ये कर दिया। भाई आप क्यों दिल तोड़वाते हो, आप क्यों इतनी उन पर पाबंदियां लगाते हो? लड़कियों की भी यही सूरत हाल है कि वो भी लड़कों के साथ, फलां दोस्त के साथ नहीं बैठना, फलां जगह पर नहीं जाना, फलां काम नहीं करना, मुझसे बात करते रहना, 24 घंटे मुझसे बात करो। इन पाबंदियों से तंग आके लोग आपसे छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उन पर आप कह देते हैं दिल तोड़ दिया, धोखा दे दिया, फ्रॉड कर दिया। ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस को कम कर लीजिए मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत बहुत खूबसूरत है, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत प्यारी बात है आपकी, वो उसमें गुम हो गया था मैं उस बातों में। तो देखने वाले ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आज आरजे उस्मान खान की शायरी जो है वो सामने सुनना चाहेंगे, देख कर सुनना चाहेंगे, तो कोई अता कीजिए, कोई अच्छी सी नज़्म या गज़ल जो है वो अता कीजिए। अच्छा, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि मैं जब शायरी सीख रहा था, कुछ अरसा मैंने शायरी सीखी, तो उसमें मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे वो मुझसे हमेशा कहा करते थे कि उस्मान लिख के लेके आया करो, जो मैं तुम्हें लेसन देता हूँ या जो भी कहता हूँ उसको एक डायरी लो और उस पर लिख कर लेके आया करो। तो मैं वो नहीं लिखता था, मैं उसको ज़ुबानी याद करता था, तो वो गलतियाँ मेरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो एक दिन उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा कि मैंने जब कहा कि लिख के लेके आया करो, तो मैंने नेक्स्ट डे मोबाइल पे लिखना शुरू कर दिया। मोबाइल पे लिख के मैं ले जाता था, तो उन्होंने कहा भाई आप क्यों नहीं लिख कर लेके आते कागज़ पर, आप मोबाइल पे क्यों लिखते हो? तो मैंने उन्हें एक शेर सुनाया, मैंने कहा सर कि ये फ़ोन, ये मोबाइल बेहतरीन दोस्त है मेरी शायरी का, ये मोबाइल बेहतरीन दोस्त है मेरी शायरी का, वगरना कौन बोझ उठाए इस दौर में डायरी का। तो मैं डायरी पे कहाँ लिखता रहूँ, मेरे पास एक सहूलत मौजूद है, मैं उस पर लिख लेता हूँ। तो बेशुमार ऐसी मेरी गज़लें, नज़में जो मेरे मोबाइल में, और मैं मोबाइल से ही देख के पढ़ता हूँ हमेशा, लेकिन एक ऐसी गज़ल है मेरी जो मुझे हमेशा से ज़ुबानी याद रहेगी, और उसकी वजह ये है कि मुझे आधे सर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे ये बड़ा पसंद भी है। हालांकि ये लोग बीमारी समझते हैं, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। तो मेरी इस आधे सर के दर्द पे गज़ल थी कि उंगलियाँ फेरना मेरे बालों में, उंगलियाँ फेरना मेरे बालों में, मेरा ये आधे सर का दर्द नहीं जाता। उंगलियां फेरना मेरे बालों में, मेरा ये आधे सर का दर्द नहीं जाता। जी ही लेते हैं यहाँ सब सबके बिना, बिछड़कर किसी से कोई मर नहीं जाता। बहुत जी ही लेते हैं यहाँ सब सबके बिना, बिछड़कर किसी से कोई मर नहीं जाता। जिसको पाला हो बहुत प्यार के साथ, परिंदा छोड़कर कभी वो घर नहीं जाता। बहुत अच्छा। जिसको पाला हो बहुत प्यार के साथ, परिंदा छोड़कर कभी वो घर नहीं जाता। तेरी बाहें जिसके गले का हार बने, तेरी बाहें जिसके गले का हार बने, रकीब ऐसा मेरा क्यों मर नहीं जाता। वाह, बहुत। तेरी बाहें जिसके गले का हार बने, रकीब ऐसा मेरा क्यों मर नहीं जाता। तू जानता है मैं नहीं सुधरने वाला, तू जानता है मैं नहीं सुधरने वाला, तो क्यों किनारा मुझसे कर नहीं जाता। तू जानता है मैं नहीं सुधरने वाला, तो क्यों किनारा मुझसे कर नहीं जाता। और आके बैठ मेरे पास और बैठा रह बस, आके बैठ मेरे पास और बैठा रह बस, तुझसे जुदाई का मुझको डर नहीं जाता। बहुत। तुझसे जुदाई का मुझको डर नहीं जाता। उंगलियां फेरना मेरे बालों में, मेरा ये आधे सर का दर्द नहीं जाता। वाह, बहुत प्यारी गज़ल। उस्मान भाई, आपको लोग सुन रहे हैं, तो लोग आपके सामाइन जो हैं, आज नाज़रीन भी बने हुए हैं, तो दो तरह के पैगाम दीजिएगा।
कि कुछ पैगाम उन लोगों के लिए जो इस रेडियो की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस हवाले के साथ कि क्या रेडियो को हम एज अ प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या हमें साथ कोई बिजनेस भी करना चाहिए, और क्या बातें हैं जो रेडियो ज्वाइन करने वालों को जो है वो फील्ड में आने के लिए करनी चाहिए। पहले इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात मैं आपको बताते चलूँ कि रेडियो इज़ नॉट सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। रेडियो से आप पैसे नहीं कमा सकते। गवर्नमेंट लेवल के जो रेडियोज़ है वहाँ पे तो आपकी सैलरीज होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आप नए हैं और आपको क्रेज़ है, आपको शौक है रेडियो ज्वाइन करने का, तो ये शौकिया तौर पे आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। पहले आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। आप सुनिए, रेडियो को सुनिए, समझिए, देखिए कि आरजे क्या बोल रहा है, किस तरह बोल रहा है, किस हद तक बोल रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद रेडियो पे जब ज्वाइन करते हैं आपका इंटरव्यू होता है सबसे पहले, उसमें आपसे सबसे पहले सुना जाता है, ठीक है। आपके इंटरव्यू में क्या आप बोल के सुनाएं, आपको क्या आता है। बहुत से लोग शौकिया तौर पे आ तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो उनसे कहा जाता है कुछ बोल के सुनाएं, तो वो चुप कर जाते हैं, उनको नहीं बोलना आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस इंसर्ट से बच जाएं, तो आपको सबसे पहले रेडियो ज्वाइन करने से पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको बोलना आना चाहिए। उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप एक अखबार लीजिए उर्दू की, ठीक है। उस अखबार को शीशे के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज़ में पढ़िए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि रेडियो में सबसे जो पॉइंट की चीज़ होती है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो तो आप अच्छा बोल सकते हैं। तो आप एक अखबार लीजिए, उर्दू की अखबार लीजिए, उसको शीशे के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज़ में पढ़िए, जिससे आप में बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। जब आपको लगता है कि आप अच्छा बोल सकते हैं, देन आप इंटरव्यू के लिए आए। आप यहाँ पे आके आपकी कुछ ट्रेनिंग होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे और कितनी जल्दी सीख सकते हैं, फिर आप रेडियो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पैसे नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, इसके थ्रू आप ज़रूर कमा सकते हैं। जैसे ये लाइव कंसर्ट्स वगैरह होते हैं, इस पे होस्टिंग जो आप करते हैं, इसके थ्रू आप कमा सकते हैं। उसके अलावा और बेशुमार चीज़ें हैं। आपकी इस रेडियो की फील्ड में मार्केटिंग एक शोबा होता है जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप एक आरजे बन के पैसे कमाएंगे तो उसमें आपको पैसे नहीं मिलते। 2 घंटे का आपका एक प्रोग्राम होता है, किसी भी रेडियो चैनल पे आप प्रोग्राम करते हैं, 2 घंटे का आपका एक प्रोग्राम होता है। उसके अलावा आप फारिग होते हैं, तो आप अपना बिजनेस कीजिए, आप अपनी जॉब कीजिए, जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए। रेडियो को सिर्फ आपने 2 घंटे देने होते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए 2 घंटे आपके चाहिए होते हैं। उस्मान खान का माजी और उस्मान खान का हाल, और फिर बाद में मुस्तकबिल में उस्मान खान को अगले 4-5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, क्या ख्वाहिशात हैं आपके, कहाँ पहुँचना चाहते हैं? असल में मेरी चूँकि राइटर बन चुका हूँ मैं, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं ड्रामे लिखूँ, और मैं ड्रामे लिख के एज अ राइटर जो है मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँ। चूँकि मैंने आरजे भी मैं बन गया, डीजे भी मैं बन गया, अपना गाना भी चूँकि मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, आरजे भी बन गया, डीजे भी बन गया, देन अब वीजे था। तो और विजय बनने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत आपको विजय बनने के लिए करनी पड़ती है। उसमें आपके लिंक्स ऐसे होने चाहिए, उसमें आपके पास इतना सरमाया होना चाहिए कि आप उस जगह पर जा सकें। तो मैं चूँकि विजय तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं टीवी की हद तक पहुँच जाऊँ एज अ राइटर। तो मैं बस 1-2 ड्रामा है जो मैं लिख रहा हूँ अभी ड्रामा, और इससे पहले कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो मैं चाहूँगा कि उनको आगे कंटिन्यू किया जाए। तो इंशाल्लाह होप सो, पूरी उम्मीद है मुझे कि मैं आज से 2-4-5 साल के बाद ज़रूर टीवी स्क्रीन पे जा ना सकूँ, लेकिन मेरा नाम टीवी स्क्रीन पे ज़रूर आ जाए। आप एक आइकॉन है माशरे का, और एक माशाल्लाह मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, तो आप एक कामयाब शख्सियत भी हैं। तो देखने वाले हमारे चाहेंगे कि आज इस प्रोग्राम के आखिर में आप कोई अच्छा सा पैगाम अपने नाजरीन के लिए दें, जो आपके सामीन भी हैं, कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपने क्या किया या उन सबको क्या करना चाहिए। आप सभी को मेरा बस ये पैगाम है कि ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट्स मत ढूंढिएगा। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपने एक कामयाब इंसान बनना है तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचते हैं कि हम बिना मेहनत के कामयाब हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कामयाबी आपको मिलेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेहनत से मिलेगी। हम लोग मेहनत से भागते हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा मसला ये बन चुका है एहसान शाकिर, कि हम लोग मेहनत से भागते हैं लेकिन कामयाबी चाहते हैं। हमें ये है कि भाई हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और हम कामयाब भी हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता। ये याद रखिएगा कि मेहनत का कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ, शायद इस स्टोरी से आप कुछ समझ सकें। एक इंजीनियर होते हैं, उन्हें एक बादशाह होता है और उसने एक महल तामीर करवाना होता है, और उस महल को 1 साल में तामीर करवाना होता है। अब बादशाह सलामत जो है वो अपने वज़ीरों से कहते हैं कि जाओ ऐसा इंजीनियर ढूंढ के लाओ
जो 1 साल में मेरा महल तामीर कर दे। वो बहुत से लेके आते हैं इंजीनियर, और बादशाह की शर्त ये होती है कि 1 साल में महल बनना चाहिए। जिसने 1 साल में महल ना बनवाया उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब बहुत से इंजीनियर आए, किसी ने 2 साल कहा, किसी ने 3 साल कहा, किसी ने 5 साल कहा, कोई भी ऐसा इंजीनियर ना मिला जो 1 साल में बना दे। फाइनली ढूंढने पर एक इंजीनियर उन्हें ऐसा मिला जिसने ये हामी भरी कि वो 1 साल में महल तामीर कर देगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। बादशाह ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि बताओ क्या शर्त है। उसने कहा कि बादशाह, जैसा आपका महल बनेगा वैसा ही मेरा महल बनाएंगे। वो आपके खर्चे पर मेरा भी एक महल तामीर होगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप महल बनाओ। उस बंदे ने 9 महीने के अंदर दोनों महल बना दिए, अपना भी और उसका भी। तो बादशाह ने पूछा कि कैसे तुमने 9 महीने के अंदर अंदर ये कैसे महल बना दी? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका महल बनाने में मुझे 9 महीने लगे हैं, लेकिन मेरा महल बनाने में मुझे 40 साल लग गए। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे? उसने कहा कि मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद मोहतरम यही काम किया करते थे, तो मेरी उन्हें देख देख के ये ख्वाहिश थी कि एक वक्त आएगा कि मेरा भी महल होगा। तो आज 40 साल के बाद जाके मेरा महल बना है। तो इस वजह से आपके महल को 9 महीने लगे, लेकिन मेरे महल को बनने में 40 साल लग गए। तो यही चीज़ है कि हमेशा याद रखिएगा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी है। मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। ना आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, अल्लाह ताला के हाँ जो तराजू है उसमें तोल के आपको चीज़ दी जाती है। जितने गुनाह हैं उतनी नेकियां हैं, जितने आप मेहनत करते हैं तोल के उतनी ही आपको कामयाबी दी जाती है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। जी शुक्रिया उस्मान खान, आपने अपने कीमती वक्त से हमें इतना कीमती वक्त दिया और हमारे पास आज इस प्रोग्राम में शिरकत की। तमाम नाज़रीन की जो दीरीना ख्वाहिश थी कि आज उस्मान खान को भी जो है वो आवाज़ की दुनिया से तस्वीर की दुनिया में लेके आए, वीडियो की दुनिया में लेके आए, हमने आपकी ये ख्वाहिश पूरी की और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। और एक अच्छे प्रोग्रामों में से जो है वो हमारा एक प्रोग्राम रहा आपके साथ। नाज़रीन, आप भी अगर आपके आसपास कोई ऐसी टैलेंटेड शख्सियत मौजूद हो जिनके पास कुछ हुनर हो, कुछ ख़ास बात उनमें हो, तो ज़रूर स्क्रीन पे हमारे डायरेक्टर साहब आसिफ लोधी साहब का नंबर जो है वो चल रहा है, इनसे रब्ता कीजिए ताकि हम उस शख्सियत को इस प्रोग्राम में लेके आपके पास सामने आएँ और उनसे आप उनकी बातें जो आपके सामने करवाएं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ फिर से हाज़िर होंगे इसी प्रोग्राम आधा घंटा पूरी बात एहसान शाकिर के साथ। एहसान शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।